बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। और जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर और देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में, ग्रेविटेशन के चैप्टर में, हम लोग किन मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो जैसे कि पहली चीज़ आती है ग्रेविटेशन। सो सबसे पहले हम उसी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर उसी से रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है, जो कि है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो उसे हम काफ़ी डिटेल्ड डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशन होती क्या है, किसने डिस्कवर की, कैसे डिस्कवर की, और फिर उससे रिलेटेड एक लॉ डिस्कवर हुआ जो कि था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वो क्या है। ठीक है, सो द नेक्स्ट मेन टॉपिक इन दिस चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ। जब हमने ग्रेविटी समझ ली, फिर इसके बाद हम मेजर करेंगे मास ऑफ अर्थ को। और उसके बाद थर्ड मेन टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ जी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। हाइट के चेंज करने से जी पर क्या फ़र्क पड़ता है, फिर हम उसे भी डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारा एक टॉपिक आता है जो कि है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं उनकी मोशन किस टाइप की होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेसिकली होते क्या हैं, और फिर उनकी मोशन किस टाइप की होती है। ठीक है, तो ये हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, जिनको हमें कवर करना है। तो चैप्टर इतना लेंथी नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट ये है कि ये चैप्टर जो है बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज़ फ्रॉम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ग्रेविटेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्रेविटेशन बेसिकली होता क्या है और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से डेवलप हुआ। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने एक साइंटिस्ट का नेम याद रखना है, और वो साइंटिस्ट कौन सा था? साइंटिस्ट था आइजैक न्यूटन। अब आइजैक न्यूटन ये सोच रहा था कि डिफरेंट प्लैनेट्स सन के अबाउट मूव कर रहे हैं, या मून जो है वो अर्थ के अबाउट मूव कर रहा है, तो बेसिकली किस तरीके से मूव कर रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है, तो न्यूटन के लॉज में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फोर्स मूव नहीं कर सकता। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, अनटिल और अनलेस हम उस पर फोर्स लगाकर उसको मूव करवाएं। ठीक है, तो अब ये जो प्लैनेट्स हैं ये किस तरीके से फिर मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो फोर्स है इन पर जो एक्ट हो रही है, जो इनको मूव करवा रही है इनके पाथ में। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो था आइजैक न्यूटन यही सोच रहा था। तो एक इवनिंग एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो अचानक से क्या हुआ कि एप्पल टूट कर नीचे गिरा। तो इससे इसके ज़हन में एक और क्वेश्चन था कि अब ये एप्पल टूटकर नीचे ही क्यों गिरा, वाई नॉट दिस एप्पल मूव अपवर्ड, ये टूटकर ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया बल्कि नीचे की तरफ ही क्यों आया। तो फिर आइजैक न्यूटन ने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया, और वर्क करते करते उसने एक लॉ डिस्कवर कर दिया, उसने एक बात बताई, एक रिजल्ट कंक्लूड किया। और वो क्या है रिजल्ट, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। द रिजल्ट इज देयर इज अ फोर्स विच कॉजेज एन एप्पल टू फॉल ऑन द अर्थ। अब कोई ना कोई फोर्स तो थी जो एप्पल के ऊपर एक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से एप्पल अर्थ की तरफ गिरा। ठीक है, और इसके अलावा देयर इज ऑल्सो अ फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट। एक और भी फोर्स है जो क्या करती है कि मून को इसके ऑर्बिट में रख रही है। इसी तरीके से जो प्लैनेट्स हैं सन के गिर्द मूव कर रहे हैं, अर्थ सन के अबाउट मूव कर रही है, वो किस वजह से मूव कर रही है? किसी फोर्स की वजह से। अब बेसिकली वो फोर्स कौन सी है? तो फिर उसने क्या डिस्कवर किया कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के दूसरे तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है दूसरी बॉडी को। ही नेम्ड दिस फोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और उसने इस फोर्स को क्या नेम दिया? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि कशिश की कुव्वत। ठीक है, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया। न्यूटन ने ये डिस्कवर किया कि इस यूनिवर्स के में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, वो दूसरी बॉडीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं। हर बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो दूसरी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ।
इस फोर्स का क्या नाम है? ग्रेविटेशन। और ये चाहे जितना छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो, जितना भी बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और ये हर ऑब्जेक्ट के दरमियान में पाई जाती है। तो अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक लॉ आया, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली जो भी हमने डिस्कस किया है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सो उसी लॉ को एक्सटेंड करते हुए, उसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हुए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया हमारे पास, एंड दैट इज एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। अब हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट तो करती है, अब कितनी फोर्स कर अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स कौन सी है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब यहाँ पर हम दो मैसेज लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास मैस था बड़ा वाला जिसे हमने नेम दे दिया m1 का, और एक हमारे पास छोटा मैस है, लेट्स से इसे हमने नेम दे दिया मैस 2 यानी कि m2 का। अब ये दोनों मैसेज आ गए हमारे पास, और हमने पढ़ा है कि हर ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब m1 की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और m2 की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो आपस में अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं। ठीक है, अब हमने क्या डिस्कस करना है इस लॉ के मुताबिक, जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। जो फोर्स है इनके दरमियान वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? F, ये फोर्स थी इनके दरमियान, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज यानी कि m1 m2। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, और सेकंड पार्ट क्या है इसी स्टेटमेंट का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब m1 का सेंटर क्या है? ये वाला, और m2 का सेंटर क्या है? ये वाला। अब इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने बेसिकली उसे कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों मैसेज के सेंटर का जो डिस्टेंस है इसे हमने नेम दे दिया यहाँ पर d का। ठीक है, तो जो फोर्स है इनके दरमियान वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, और वो क्या? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब डिस्टेंस कहाँ से लेना है? सेंटर्स में से। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसे हम ख़त्म कर देते हैं। जब हमने इस प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करना है तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ g। सो इक्वल लगा, यहाँ पर g आ गया, ये आ गया m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब यहाँ पर जो g है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये था जी बेसिकली हमारा लॉ, और अगर हम इस लॉ को समझें तो क्या होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, यानी कि फोर्स जितनी भी इनके दरमियान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल। यानी कि अगर हम इन दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इसी तरीके से अगर हमारा m1 और m2 का प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि मैसेज ज़्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर मैसेज छोटे होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब हो गया, और इन्वर्सली का ये हो गया कि अगर एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये था हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? ये हमने यहाँ से डिराइव कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये आ गया जी हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्स एक्ट हो रही थी m1 की वजह से और जो फोर्स एक्ट हो रही थी m2 की वजह से, दैट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर लिख लें या d स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। तो ये आ गया बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
अब यहाँ पर ये जो g है हम इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Here g is the proportionality constant, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। So it is called the universal constant of gravitation, इसको universal constant of gravitation कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जो है ये फिक्स्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम जाकर इसकी वैल्यू को मेजर करेंगे ये हमेशा सेम रहेगी। सो इसका मतलब क्या है कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, हमेशा फिक्स रहेगी। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर इन SI यूनिट्स, इट्स वैल्यू इज। अब यहाँ पर क्योंकि जी की वैल्यू फिक्स है तो क्या वैल्यू है हमारे पास जी की 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और साथ में इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आगे जी हमारे पास जी की वैल्यू। अब इस जी की वैल्यू को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हमारी जी की वैल्यू आई है ये कितनी छोटी है, कितनी कम है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई है दिस इज इन 10⁻⁻11। अब जितनी पावर जो है वो माइनस में जाती जाएगी उतनी ही छोटी होती जाएगी, ठीक है। सो -11 का मतलब बहुत ही कम है ये वैल्यू। तो अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इस यूनिवर्स के तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप अपने फ्रेंड के पास खड़े हैं या आपके पास कोई भी और ऑब्जेक्ट पड़ा है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, या वो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता। अट्रैक्ट होंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। सो ये आपस में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको फील क्यों नहीं होती। तो उसका आंसर ये है कि जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि द वैल्यू ऑफ जी इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि 10⁻⁻11 है, ठीक है। पावर पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये बहुत छोटी है। सो ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज़ वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से हमें जो है वो ये फील नहीं होती, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होती तो हमें फील होती, बट ये इतनी कम है कि हमें फील नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पेन को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ क्यों आता है? एक बॉल को जब आपने अपवर्ड थ्रो किया तो वो हमेशा नीचे की तरफ क्यों आता है? जैसे कि न्यूटन ने, हमें अभी एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि जब न्यूटन ने ऑब्जर्व किया तो एप्पल हमेशा टूट के ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरता है। तो फिर इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि हमने जो है वो लॉ में पीछे पढ़ा है कि अगर हमारे पास मैसेज ज़्यादा होंगे, क्या है हमारे पास लॉ, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि फोर्स और मैसेज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो हमारी फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ का साइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है अर्थ, इसका मैस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। यही रीज़न है कि जब हम एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ क्यों गिरती है। एक एप्पल टूटकर हमेशा नीचे की तरफ क्यों गिरता है। जब हम जंप करते हैं तो हमेशा ज़मीन की तरफ वापस क्यों आते हैं। सो ये तमाम रीज़न है, ये मेन रीज़न है कि इन तमाम एग्जांपल्स में कि हम हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हम पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, ठीक है। अगर हम अर्थ के लिहाज से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो अपने इर्द गिर्द हैं उनको देखें तो वो बहुत छोटे हैं, बहुत टाइनी हैं, जिसकी वजह से हमारे दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। क्योंकि अर्थ का मैस बहुत बड़ा है तो इसका मतलब हमारे और अर्थ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। यही रीज़न है कि अर्थ तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। Since mass of Earth is very large, it attracts nearby objects with a significant force. क्योंकि अर्थ का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो आसपास के तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक सिग्निफिकेंट फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और ये फोर्स हमें वाज़े तौर पर फील भी हो सकती है। दिस इज़ बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? The weight of an object on the earth is the result of gravitational force of attraction between the earth and the object. अब हमने जो है वो वेट का फॉर्मूला पढ़ा था कि W is equals to mg। तो अब बेसिकली जो वेट है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज एक्टिंग ऑन ए मैस। जब किसी भी मैस के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगी तो उसका कोई ना कोई वेट होगा,
ठीक है। अगर किसी भी मास के ऊपर ग्रेविटेशन की फोर्स एक्ट होगी तभी उसका कोई ना कोई वेट होगा, ठीक है। तो वेट जो बेसिकली होता है ये किस वजह से होता है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ये जो हम वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किस वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। तो अगर ये अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगाए तो उसका कोई भी वेट नहीं होगा, चाहे वो उसका मास जितना भी हो। अगर उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लग रही तो उसका कोई भी वेट नहीं होगा। तो स्पेस में बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, तो हर चीज़ चाहे उसका जितना भी ज़्यादा वेट है वहाँ जाकर स्पेस में वो वेटलेस हो जाती है, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल से भी मैंने आपको इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दे दी कि जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, वो किस वजह से है, दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि उस बॉडी के ऊपर लग रही होती है ड्यू टू अर्थ, ठीक है। तो ये हमारे मेन टॉपिक था ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने काफ़ी मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया और हमने ये भी देखा कि हम हमेशा अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्टेड होते हैं। यही रीज़न है कि जो तमाम प्लैनेट्स अपने एक प्रॉपर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अपने पाथ से बाहर नहीं जाते, वो बेसिकली यही वजह है कि उन पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ को डिसोबे नहीं करते। तो ये था जी हमारा आज का मेन लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।